हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की है और हमने इसमें हमारा एक चैप्टर चल रहा है इस्लाम का उदय और विस्तार और लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। तो हमने काफी चीजें इसमें कंप्लीट कर लिया था और हमने आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। 9वीं शताब्दी में अदब के दायरे का विस्तार किया गया है और ये सब चीजें हमने बसरा के जहीज ने अपनी पुस्तक किताबुल बुखाला, जिसे कंजूसों की पुस्तक कहा जाता था, कंजूसों के बारों में मन बहलाने के लिए किस्से इकट्ठे किए थे और लालच का विश्लेषण किया था। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया था और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से 9वीं शताब्दी से। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी भी एग्जाम में देखिए, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं हिस्ट्री से तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसे जरूर ध्यान दें और जो भी मैं फैक्ट बताती हूँ, जो भी चीजें बताती हूँ, उसे जरूर लिखते चलें, डायरी में नोट करते चलें, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, जरूर इस पे ध्यान दें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। 9वीं शताब्दी से अदब के दायरे का विस्तार किया गया और उसमें जीवनियों, आचार संहिताओं, अखलाक कहा जाता था उसे, आचार संहिता को, राजकुमारों को शासन कला की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया है। तो राजकुमारों को शासन कला की पुस्तक किससे दी जाती थी? इतिहास, ठीक है, इतिहास और भूगोल। ठीक है, इतिहास का बहुत महत्व है हर उसमें विषय में। ठीक है, पढ़े लिखे मुस्लिम समाजों में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी तरह स्थापित थी। जो पढ़े लिखे मुस्लिम समाज थे उनमें जो इतिहास लिखने की जो परंपरा थी वो विद्यमान थी और अच्छी तरीके से वो स्थापित थी। इतिहास की पुस्तकें विद्वानों और विद्यार्थियों और इनके अलावा अधिक पढ़े लिखे लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी। तो जो इतिहास की पुस्तकें होती थी उनको विद्वानों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा और इसके अलावा जो अधिक पढ़े लिखे लोग होते थे वो भी इतिहास की पुस्तक उनके द्वारा भी पढ़ी जाती थी। इतिहास शासकों और अधिकारियों के लिए किसी वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कारनामों और उपलब्धियों का अच्छा विवरण, यानी किसी वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले जो अच्छे कारनामे होते थे, अच्छी क्रियाएं होती थी, उनकी उपलब्धियों का विवरण और प्रशासन की तकनीकों के उदाहरण प्रस्तुत करता था। ठीक है, राजा आदि के बारे में, उनकी कीर्ति और इन सब चीजों का। ठीक है, इतिहास के दो प्रमुख ग्रंथों बालाधुरी मृत्यु 892 के अनसब अल अशरफ सामंतों की वंशावलियां और ताबरी के तारिख अल रसूल वल मुलूक, ठीक है, पैगंबरों और राजाओं का इतिहास। तो पैगंबरों और राजाओं का इतिहास किसमें है? ताबरी, ठीक है, ताबरी अल रसूल, ठीक है, रसूल वल मुलूक, ठीक है, ये मुलूक। और जो प्रमुख ग्रंथ एक है अनशब अल अशरफ, सामंतों की जो वंशावलियां, ठीक है, सामंतों की वंशावलियां। तो पैगंबरों और राजाओं का इतिहास में समूचे मानव इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें इस्लामी काल केंद्र बिंदु है। तो जो इस्लामी शासन काल था वो इसमें केंद्र बिंदु है, इस्लामी काल। स्थानीय इतिहास लेखन की परंपरा का विकास खिलाफत के विघटन के बाद हुआ। इस्लामी जगत की एकता और विविधता के अन्वेषण के लिए, यानी खोज के लिए, फारसी में वंशों, नगरों और प्रदेशों के बारे में पुस्तकें लिखी गईं। ठीक है, तो उसके लिए फारसी में जो वंशों, जो नगर थे, जो प्रदेश थे, उनके बारे में पुस्तक लिखी गई। भूगोल और यात्रा वृतांत क्या है? रिहला अदब की एक विशेष विधा बन गए। इनमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों तथा यात्रियों के विचारों और कथनों को शामिल किया गया। क्या किया गया? यूनानी, ईरानी, भारतीय जो पुस्तक थी उनके ज्ञान और जो व्यापारी थे, जो यात्री थे, जो उनके विचार होते थे, जो उन्होंने बातें कही थी, जो कहा था, उसको उसमें शामिल किया गया। गणितीय भूगोल में क्या शामिल हो? बसे हुए संसार को भूमध्य रेखा के समानांतर हमारे 3 महाद्वीपों के अनुरूप 7 किस्म की जलवायु। क्या क्या शामिल हुआ भूगोल में? संसार को भूमध्य रेखा के समानांतर, हमारे जो 3 महाद्वीप हैं
उनके अनुरूप 7 किस्में सेवन उसकी जलवायु है। क्लाइम एक वचन इक्लिम, ठीक है, इसमें विभाजित किया गया। प्रत्येक शहर की बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से किया गया। तो खगोल वैज्ञानिक तरीके से प्रत्येक शहर की जो है बिल्कुल उसकी सटीक और सही स्थिति का निर्धारण किया गया, ठीक है। और मुकदसी मृत्यु 1000 में का वर्णनात्मक भूगोल एहसान अल तकसीम अथवा सर्वोत्तम विभाजन विश्व के सभी देशों को लोगों का तुलनात्मक अध्ययन है और विदेशों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है। विश्व की संस्कृतियों की व्यापक विविधता दर्शाने के लिए मसूदी की 943 में लिखी पुस्तक कौन सी है? मुरुज अल धाहाब। कौन सी पुस्तक है? मुरुज अल धाहाब, ठीक है, ये है इसकी पुस्तक। और स्वर्णिम घास स्थली में भूगोल में और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया था। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक मालिल हिंद भारत का इतिहास है। तहकीक हिंद भी इसे कहा जाता है। तो जो ये पुस्तक है बार बार इसका नाम पूछता है, अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक मालिल हिंद, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी देखते चलते हैं साइड में। 8वीं शताब्दी फिलिस्तीन के खिरबत अल मफजर महल के स्नानगिरी का फर्श, इस पर सुंदर पच्चीकारी की गई है। और कल्पना कीजिए कि इस पेड़ पर खलीफा विराजमान, नीचे दिए गए देश में शांति व युद्ध का चित्रण किया गया है। ये जो इस तरीके से शांति व युद्ध का, इधर शांति का प्रतीक, इधर देखिए इस तरीके से लड़ाई करते हुए शेर द्वारा शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हिरन आराम से अपना पेड़ पौधे खा रहे हैं। और ठीक है, तो 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया से बाहर देखने और यह जानने का सबसे बड़ा प्रयास था। अलबरनी द्वारा जो पुस्तक थी उसमें भारत का इतिहास लिखा गया है, तहकीक मा लिल हिंद। 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक जो इस्लाम की दुनिया में से बाहर देखने और जानने का सबसे बड़ा प्रयास था, क्योंकि भारत के इतिहास लिखा है और अन्य सांस्कृतिक परंपरा में क्या चीज कीमती है। 10वीं शताब्दी तक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी जिसे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। धार्मिक इमारतें इस दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थी। जो धार्मिक इमारतें थी वो बाहरी प्रतीक थी। स्पेन से मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें थी। इबादतगाह और मकबरों का बुनियादी नमूना एक जैसा था। मेहराबें, गुंबद, मीनार और खुले शहन और ये इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक जरूरतों को क्या करती थी? अभिव्यक्त करती थी। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट वास्तुशिल्पीय रूप, खंभों के सहारे वाली छत, क्या खंभों के जो सहारे वाली छत होती थी, यानी खंभों के सहारे वो छत बनाई जाती, प्राप्त कर लिया था, जो प्रादेशिक विभिन्नताओं से क्या था? अलग था, परे था। मस्जिद में एक खुला प्रांगण होता था, ठीक है, प्रांगण सहन होता था, और जहां पर एक फव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था। तो एक प्रांगण होता था और जहां पे फव्वारा बनाया जाता था या जलाशय बनाया जाता था, और यह प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता था जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, इमाम होते थे, के लिए पर्याप्त स्थान होता था। तो जो प्रांगण होता था वो उसमें एक फव्वारा बनाया जाता था, जलाशय बनाया जाता था, और यह प्रांगण एक कमरे की ओर खुलता था जिसमें जो प्रार्थना करते थे उन लोगों की लंबी पंक्तियां और जो नमाज का नेतृत्व करने वाले इमाम होते थे उनके लिए स्थान होता था पर्याप्त। बड़े कमरों की दो विशेषताएं थी जो आज तक महत्वपूर्ण है। दीवार में एक मेहराब जो मक्का की दिशा का, मक्का किबला की दिशा का संकेत देती है, और एक मंच, मिंबर, जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन दिए जाते हैं। इमारत में एक मीनार जुड़ी होती है जिसका प्रयोग पर्याप्त उपयोग नियत समय पर प्रार्थना हेतु लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है। मीनार नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक है। शहरों और गांवों में लोग समय का अंदाजा 5 दैनिक प्रार्थनाओं और साप्ताहिक प्रवचनों की सहायता से लगाते थे। तो मीनार नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक, शहरों
और गांवों से लोग समय का अंदाजा, 5 जो दैनिक इनकी प्रार्थनाएं होती थी, नमाज 5 बार पढ़ी जाती थी, और साप्ताहिक जो प्रवचन होते हैं उनसे लगाते थे। ठीक है। केंद्रीय प्रांगण ईमान के चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का वही स्वरूप न केवल मस्जिदों और मकबरों में बल्कि काफिलों की सरायों, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था। उमैयदों ने नखलिस्तानों में मरुस्थली महल बनाए, जैसे फिलिस्तीन में खिरबत अल मजबर, ठीक है, मफजर, और जोर्डन में कुशायर अमरा, जो ठाठदार और विलासपूर्ण निवास स्थानों और शिकार और मनोरंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम आते थे। महलों को जो रोमन और ससानी वास्तुशिल्प के तरीके से बनाए जाते थे, लोगों के चित्रों, प्रतिमाओं और पच्चीकारी से भव्य रूप से सजाया जाता था। अब्बासियों ने समरा में बागों और बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बनाया, जिसका जिक्र हारून अल रशीद से जुड़ी कहानियों और आख्यानों में किया जाता है। बगदाद में अब्बासियों की विशाल महल अथवा काहिरा में फातिमियों के महल लुप्त हो गए हैं और अब केवल साहित्यिक पुस्तकों में ही उनका संकेत मिलता है। तो जो महल थे वो लुप्त हो चुके हैं, और जो साहित्यिक पुस्तकें हैं उनमें उसका जो विवरण होता है वो उससे पता चलता है कि कहाँ पे क्या था। इस्लामी सजावटी प्रतिभा धातु वस्तुओं की कला में पूरी तरह प्रकट हुई। इन धातु वस्तुओं को अच्छी तरह सुरक्षित रखा गया। 14वीं शताब्दी सीरिया की एक मस्जिद के दीपक पर प्रसिद्ध प्रकाश पद पर अंकित है। ईश्वर स्वर्ग और धरती का नूर है और उसका प्रकाश दीपक मिसबह वाले आलेख निक्षक होते के समान है। चिराग शीशे के अंदर है जो चमकते हुए सितारे की तरह दिखाई देता है, जो सौभाग्यशाली जैतून के वृक्ष से प्रदीप्त है, जो न केवल पूर्वी और पश्चिमी, जिसका तेल हमेशा चमकता रहेगा और चाहे उसे कोई अग्नि स्पर्श न करे। तो जैतून की खेती बहुत शुरुआत में ही शुरू हो गई थी। जब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसमें शुरुआत हमारी जो होती है 11th क्लास की हिस्ट्री, तभी से मैंने देखा कि कृषि खेती जो की जाती थी, जैतून की खेती होने शुरू हो गई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस्लामी कला में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के दो रूपों को बढ़ावा मिला। खुशनवीसी, खत्तासी अथवा सुंदर लिखने की कला, और अरबेस्क, ज्यामिति और वनस्पति डिजाइन। इमारतों, वास्तुशिल्प को सजाने के लिए आमतौर पर धार्मिक उद्धरणों का छोटे और बड़े शिलालेखों में प्रयोग किया जाता था। कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों की पांडुलिपियों में खुशनवीसी की कला को सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित रखा गया है। किताब अल अगहानी यानी गीत पुस्तक, कलीला व दिमना, हरीरी की मकामात जैसी साप्ताहिक कृतियों को लघु चित्रों से सजाया गया था। इसके अलावा कलीला व दिमना, इसके अलावा पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए चित्रावली की बहुत सी किस्मों की तकनीकें शुरू की गई थी, जिससे वो सुंदर लगी। और इमारतों और पुस्तकों के चित्रण में उद्यान की कल्पना पर आधारित पौधों और फूलों के नमूनों का उपयोग किया जाता था। जिन इस्लामी क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया है, उनके इतिहास में मानव सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण जो है पहलू रहे हैं: धर्म, समुदाय और राजनीति। क्या क्या पहलू रहे हैं? धर्म, समुदाय और राजनीति। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। राजनीति, इन्हें हम 3 गोले मान सकते हैं। 7वीं शताब्दी में ये तीनों गोले एक दूसरे पर इस तरह बैठे हुए थे कि जब वह सब एक गोला ही लगते थे। तो 7वीं जब शताब्दी थी तो उस समय ऐसा लगता था कि तीनों एक ही गोले पे बैठे हुए हैं। अगली 5 शताब्दियों में ये गोले क्या हुआ, धीरे धीरे अलग हो गए। ठीक है, धर्म समुदाय अलग हो गया, धर्म अलग हो गया और राजनीति अलग हो गई। 1200 तक आते आते इस्लाम का प्रभाव राज्य व सरकार पर न्यूनतम हो गया। इस काल में राजनीति से कई ऐसी चीजें जुड़ गई जिनकी कोई धार्मिक वैधता नहीं थी। ठीक है, ऐसी चीजें राजनीति से जुड़ गई जिनकी कोई भी धार्मिक वैधता नहीं, जैसे राजतंत्र की संस्था, गृह युद्ध आदि। लेकिन अभी भी धर्म व समुदाय के गोले एक ही थे। निजी मामलों और रीतियों में शरिया से मुस्लिम समुदाय प्रभावित था और यह बात उसकी एकता का क्या था, महत्वपूर्ण कारण भी था। इस्लाम के धार्मिक कुलीन शासन नहीं चला रहे थे। तो इस्लाम के जो धार्मिक कुलीन थे
वो शासन नहीं चला रहे थे, राजनीति का गोला भिन्न था, लेकिन वे धार्मिक अस्मिता को परिभाषित कर रहे थे। धर्म व समुदाय के गोलों का अलग होना मुस्लिम समाज के क्रमिक सांसारीकरण के जरिए ही संभव था। कुछ दार्शनिक व सूफी ऐसे सांसारीकरण की सलाह देते थे उनका सुझाव था कि नागरिक समाज को धर्म से स्वतंत्र हो जाना चाहिए। तो उनका क्या सुझाव था? नागरिक जो समाज है उसको क्या होना चाहिए? धर्म से स्वतंत्र हो जाना चाहिए और रीतियों और जो कांडों की जगह जो निजी आध्यात्मिकता को ले लेनी चाहिए। जो कर्मकांड है, रीतियां हैं जो उनको उनकी जगह निजी, ठीक है, आध्यात्मिकता को लेनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं डिजाइन आदि बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होगा। और थोड़ा सा काल रेखा देख लेते हैं। तो 595 पैगंबर मोहम्मद की खदीजा से शादी। खदीजा मक्का में व्यापार करती थी और धनी थी। आगे चलकर इन्होंने इस्लाम का समर्थन किया। 610 से 12 पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रहस्य उद्घाटन। 612 में पहला सार्वजनिक उपदेश। 621 मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता। 622 मक्का से मदीना हिजरत स्थानांतरण हुआ। मदीना के अरब कबीलों ने मक्का से आने वाले मुजाहिदों को पनाह दी। और 632 से 61 खिलाफत के प्रारंभिक वर्ष रहे हैं। सीरिया, इराक, ईरान व मिस्र पर विजय, गृहयुद्ध हुआ। उसके बाद 661 750 उमैयद शासन हुआ। दमिश्क को राजधानी बनाया गया। किसको राजधानी बनाया गया? दमिश्क। ठीक है, दमिश्क को। 750 से 945 अब्बासी शासन, बगदाद का राजधानी बनना। उसके बाद 945 से बगदाद पर बुआई को कब्जा, साहित्यिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठितन। 1663-92 निजामुल मुल्क का शासन हुआ। यह एक शक्तिशाली सल्जुक वजीर थे जिन्होंने कई मदरसों की स्थापना की, जिन्हें इकट्ठे निजामिया कहा जाता था। निजामुल मुल्क की हत्या। उसके बाद 1095 1291 धर्मयुद्ध, मुसलमानों ईसाइयों में संपर्क। और 1111 प्रभावशाली ईरानी विद्वान गजली जिन्होंने बुद्धिवाद का विरोध किया की मृत्यु हुई 1111 में। मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया 1258 में। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है ये अभ्यास प्रश्न। 7वीं शताब्दी से आरंभिक 10वें विदेशियों के जीवन की क्या विशेषताएं थी? अब्बासी क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो जरूर वीडियो पूरी देखें और क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखें, आंसर राइटिंग करें। अरबों, ईरानियों और तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की बहुसंख्यक संस्कृतियों के उदाहरण दीजिए। यूरोपीय एशिया पर धर्मयुद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? संक्षेप में निबंध लिखिए। रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों में इस्लामी वास्तु कलात्मक रूप कैसे भिन्न थे? रास्ते में पड़ने वाले नगरों का उल्लेख करते हुए समरकंद 10वीं तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर में जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।